हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 35 और एज़ प्रॉमिस्ड आज हम लोग करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के ही ऊपर कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांज़ैक्शंस जो आपके बड़े क्वेश्चंस में रहते हैं, उनकी एक छोटे से वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है वो क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब एडजस्टमेंट में ऐसा बोलेगा कि आपका जो आपका स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है बाय 10%। मतलब आपका स्टॉक, आपने जो बुक्स में स्टॉक लिखा हुआ है, जो आपका बुक वैल्यू है 54,000, ये 10% जो है वो अंडर वैल्यूड है। ओके, तो मतलब ये हुआ कि जो मेरा मार्केट वैल्यू होगा, जो मुझे पता नहीं है, ध्यान से मेरी बात समझना, जो मेरा मार्केट वैल्यू होगा, मुझे पता नहीं है, वो 100 होना चाहिए, है ना? बेसिकली ये कहना चाह रहा है। तो मेरा बुक वैल्यू जो है, वो मार्केट वैल्यू से 10% अंडर वैल्यूड है। अगर ये 100 का 10% अंडर वैल्यूड है, तो ये कितना अंडर वैल्यूड होगा? 10 रुपीज़ अंडर वैल्यूड होगा, 10% ऑफ 100, तो ये कितना हो जाएगा? 10 होगा, तो मतलब ये वैल्यू मेरी कितनी आनी चाहिए? 90। ध्यान से समझ रहे हो बात मेरी? यही क्वेश्चन बोल रहा है करने को। अब मार्केट वैल्यू के बारे में मुझे पता नहीं, ये क्वेश्चन में मेरे को पता नहीं, यही कैलकुलेट करना है। पर बुक वैल्यू तो मेरे को दी हुई है 54,000 की, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खेलने वाले हैं। बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमने बचपन में सीखा था, और मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाई 90, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो हमारा जो मार्केट वैल्यू है, वो इस तरीके से दिखेगा, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 90। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो हमारा बुक वैल्यू कितना था? 54,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 90, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। हाँ जी, 9 6 ज़ा 54, जी 60,000 रुपीज़। चलिए, हमारा मार्केट वैल्यू आ गया 60,000 रुपीज़। तो आप ध्यान से देखना, मेरा स्टॉक का बुक वैल्यू लिखा था 54,000, पर सवाल कह रहा है कि इसको 60,000 पे लिखो। तो मेरी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है? हाँ जी बेटा, क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट आएगा। स्टॉक को आप डेबिट करोगे, इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये आपको प्रॉफिट हो गया, 60,000 माइनस 54,000 दैट इज़ 6,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए, आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है 10% से, और हमारा बुक वैल्यू कितना दिख रहा है? 66,000। तो सेम अपने वही काम करेंगे कि अपना जो मार्केट वैल्यू है वो है 100, और बुक वैल्यू जो है वो हमारा 100 का 10% ओवर वैल्यूड है। तो ये कितना हो गया? 110। बुक वैल्यू हमारे पास दी हुई है 66,000 की, तो अगर मार्केट वैल्यू निकालना है तो वो सिंपली निकल जाएगा 66,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 110। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये भी आ जाएगा हमारा 60,000। तो अभी हमारा मार्केट वैल्यू जो है वो हमें घटते हुए दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारी जो जनरल एंट्री हो जाएगी, वो हो जाएगी लॉस की। रिवैल्यूएशन अकाउंट डियर टू स्टॉक अकाउंट। कितना बेटा? 6,000, 6,000। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो कि बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है, इसको इंक्रीज़ करना है 5 लाख तक, जबकि बुक वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 लाख। तो यहाँ 1 लाख का इंक्रीज़ होगा, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज़्ड बाय रुपीज़ 5 लाख। देखिए, यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है टू, मतलब 5 लाख तक लिखना है, तो 4 लाख से 5 लाख के बीच का डिफरेंस हो गया 1 लाख रुपए का। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 5 लाख। तो यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा वो 5 लाख रुपए से होगा। क्वेश्चन में सिर्फ टू और बाय का डिफरेंस है, तो जो थर्ड वाली एंट्री हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर 1 लाख रुपीज से, क्योंकि यहाँ वर्ड टू यूज किया गया है ना। 5 लाख आपको बुक्स में लिखना है, जबकि आपके बुक्स में है वैल्यू कितनी? 4 लाख। तो डिफरेंस आपका आ गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख का। बट जो आपका चौथा एंट्री होगा, यहाँ पे जो आप लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको लिखनी होगी, वो 9 लाख लिखनी होगी। मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो आपका 5 प्लस 4 9 लाख है। तो आपको यहाँ 5 लाख रुपए से बढ़ा के लिखना होगा, क्योंकि सीधा आपको कितने रुपए से इंक्रीज हो रहा है ये क्लियरली मेंशन है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5 लाख। तो आई होप आपको ये 4 पॉइंट अभी तक सारे समझ में आ गए। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं। ये है सर हमारा 5th क्वेश्चन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डेटर है जिसके पास हमारा 40,000 रुपए ड्यूज था। उसको हमने लास्ट ईयर ही बैड डेट्स लिख दिया था, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, मतलब उम्मीद छोड़ दी थी कि पैसे आएंगे। अचानक से वहां से 30,000 रुपीज रिसीव हो गए। तो सर यहाँ पे हमारी कितनी एंट्री होगी और कैसे होगी? तो सर आपको दिमाग लगाना है। पहले तो हम लोगों के पास पैसे आने की एंट्री होगी, और ये जो पैसे आ रहे हैं ये आप बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम पे लिखेंगे, और फिर ये बैड डेट्स रिकवर्ड आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर आपको बड़े क्वेश्चन में ऐसा एडजस्टमेंट एंट्री आता है तो आप पहले दो जर्नल एंट्री करोगे। पहले करोगे बैंक अकाउंट DR2 बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 40,000, 40,000। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये पैसे जो मेरे पास आ रहे हैं ये किस वजह से आ रहे हैं। तो ये बैड डेट रिकवर्ड की वजह से आ रहे हैं, है ना। और फिर मैं क्या करूंगा, बैड डेट रिकवर्ड को बुक से हटाऊंगा, ये मेरा इनकम हो गया, और ये इनकम मैं ट्रांसफर कर दूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में एज एन इनकम। 40,000, 40,000। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। जो अभी हमने बेटा क्वेश्चन किया उसी से मिलता जुलता एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक पुराना कस्टमर है जिसके अकाउंट को मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर बैड डेट्स लिख दिया था। उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, उसने मुझे स्टिल प्रॉमिस किया है। बात समझ में आ रही है बेटा? अभी आपने ये जो वाला जो क्वेश्चन किया था इसमें लास्ट ईयर जो बैड डेट हुआ उसने 30,000 रुपए पूरे दे दिए। पर ये वाले क्वेश्चन में सामने वाले ने आपको अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, बल्कि आपको उल्टा वो प्रॉमिस दे रहा है कि मैं आपको 15,000 रुपए पे करूंगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 25,000। मतलब मैंने उसके खाते को 25,000 रुपए से बैड डेट्स किया था, और अब वो 25,000 के बदले 15,000 दे रहा है और बोल रहा है मेरे अकाउंट को सेटल कर दो। तो ऐसे कंडीशन में आपका बैंक अकाउंट टू बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पैसे तो आए ही नहीं है। तो आपके पास तो स्टिल अभी क्या आ रहा है, प्रॉमिस आ रहा है, मतलब एक करंट एसेट्स क्रिएट हो रहा है, एक डेटर्स क्रिएट हो रहा है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी सिंपली सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 रुपीज। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। दोनों क्वेश्चन में काफी सिमिलैरिटीज थी, दोनों में ही लास्ट ईयर बैड डेट्स हुए हैं, एक जगह पैसे मिले। तो जब पैसे मिल रहे हैं तो पहले मैं पैसे मिलने की एंट्री कर रहा हूं, और फिर वो पैसे हमारे लिए इनकम है तो मैं उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर रहा हूं। दूसरे कंडीशन में वही बैड डेट्स हुए थे, बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया हमने, पर अभी रिकवरी हो रही है, पर रिकवरी कैश में नहीं हो रही है। सामने वाले ने मुझे अभी फिलहाल क्या किया है, प्रॉमिस दिया है, वो भी 25,000 रुपए की जगह सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए की प्रॉमिस दी है उसने, 15,000 रुपए की प्रॉमिस करी है। तो ये सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट करूंगा 15,000 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही एडजस्टमेंट्स जो है वो आपके मेन क्वेश्चंस में आते हैं। अगर ये जो मैं 10 एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ ये 10 आप अच्छे से कर लेते हो तो बड़े क्वेश्चंस में आपको काफ़ी आसानी पड़ेगी सवाल को कैरी आउट करने की, क्योंकि इसी से ऊपर नीचे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही आपके बड़े क्वेश्चंस में रहते हैं। चलिए अब ये दो क्वेश्चन है, फिलहाल इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर फॉर ₹20,000। एक क्लेम था हमारे पास, और वो हमें क्लेम सेटल करना था 20,000 रुपए का, जो क्रेडिटर्स में बैलेंस शीट में लिखा होता। वो 16,000 में ही सेटल हो गया। मतलब मुझे 16,000 रुपए क्रेडिटर्स को पे करने होंगे इन कंपैरिजन टू 20,000। तो ऐसे कंडीशन में मुझे 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो मैं 7वें नंबर की जर्नल एंट्री पहले आपको करके दिखाता हूँ। ये होगी, क्रेडिटर को बुक से हटाऊंगा, क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे, 20,000 से डेबिट होंगे, और ये मुझे 16,000 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं इसके बदले। तो टू बैंक अकाउंट 16,000, और फिर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 रुपीज़, क्योंकि मुझे क्या हो गया, 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं और इसे करते हैं।
मैंने एक कंप्यूटर खरीदा था 1 अक्टूबर 2022 को, ध्यान से पढ़ना, 1 अक्टूबर 2022 को मैंने खरीदा था 40,000 रुपए का, और उसको ऑफिस एक्सपेंस के नाम पे डेबिट कर दिया। तो मतलब मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था और रॉन्गली इसे चार्ज कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ऑब्वियस सी बात है, तो आज तक 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च 2024 तक इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा। क्वेश्चन आपसे कहता है कि अभी आप इसको बुक्स में लेकर आओ, ब्रॉट इनटू अकाउंट्स। आपको कह रहा है बुक्स में अभी लेकर आओ, इसको एसेट्स बनाओ। तो ठीक है, मैं कंप्यूटर को कंप्यूटर की तरह दिखाऊंगा, लेकिन आज की डेट में वैल्यू कितनी लिखूंगा? 40,000 तो नहीं लिख सकता, बिकॉज 40,000 का तो वैल्यू बचा नहीं। इस पे डिप्रिसिएशन भी लगेगा 10% पर एनम से, वो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। तो पहले मैं आपको इसका रफ वर्क करके दिखाता हूँ कि ये अमाउंट एक्चुअली बुक्स में कितना लिखा जाएगा। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ कंप्यूटर जो था ऑन 1 अक्टूबर 2022 वो कितने का था? 40,000 रुपीज़ का। तो पहला डिप्रिसिएशन अगर लगता तो वो कब लगता? 31 मार्च 2023 को लगता, और वो कितने महीने के लिए लगता सर? 6 मंथ्स के लिए लगता है ना। तो 40,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए तो सिर्फ 2,000 रुपीज़ आता है। तो वैल्यू आ जाती 38,000, ये वैल्यू आती 1/4/2023 को। फिर दूसरा डिप्रिसिएशन जो लगता वो लगता है 31 मार्च 2024 को, और ये पूरा 12 मंथ्स के लिए लगता। और यहाँ पे 38,000 का 10% हो गया 3,800, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 34,200। तो मतलब आज के डेट में जो मैं बुक्स में लिखूंगा प्रॉफिट जो होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट जब बुक्स में रिकॉर्ड होगा तो वो 34,200 से रिकॉर्ड होगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट कह लो। वैसे हमें 11वीं क्लास में सिखाया गया था कि कंप्यूटर वगैरह को हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट करके ही लिखते हैं। 34,200 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड किया 34,200 रुपीज़ का। आई होप आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास 10 में से 8 हमने ट्रांजैक्शंस कैरी आउट कर लिए, अब 2 ट्रांजैक्शन बचते हैं। जल्दी से उसे ख़त्म करते हैं और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। चलिए, तो ये रहा हमारा लास्ट का 2 क्वेश्चन। कह रहा है फर्नीचर अपीयरिंग इन द बुक्स एट रुपीज 50,000 इज टेकन ओवर बाय पार्टनर साहिल फॉर रुपीज 30,000। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो ऐसा ही क्वेश्चन था। फर्नीचर को बुक्स में 50,000 रुपए का लिखा हुआ है, जो कि साहिल एक पार्टनर है उठा के ले जा रहा है 30,000 में। तो 20,000 का वैल्यू का लॉस हुआ, तो पहले रिवैल्यूएशन बुक करेंगे फर्नीचर के ऊपर और फिर साहिल के कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो ये जो 9वीं नंबर की ये ट्रांजेक्शन है, इसकी 2 एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए टू फर्नीचर अकाउंट 20,000 रुपए। वैल्यू रिड्यूस हुई ना। और दूसरी कि ये उठा के कौन लेके जा रहा है? साहिल लेके जा रहा है। तो साहिल्स कैपिटल अकाउंट डियर 30,000 टू फर्नीचर अकाउंट 30,000। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई, लास्ट वीडियो वाली क्वेश्चन जो थी उसी से रिलेटेड था ये। अब लास्ट में कहता है कि एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू रुपीज 15,000। रिवैल्यूएशन के ऊपर खर्चा हो गया 15,000 का, आउट ऑफ विच 10,000 आर पेड बाई पार्टनर कुणाल। 10,000 रुपए कुणाल ने दिए, तो मेरी एक लाइबिलिटी बन गई, मुझे कुणाल को वापस करने पड़ेंगे। एंड द बैलेंस वाज पेड बाय द फर्म। ठीक है सर, ये तो बहुत ईजी है। रिवैल्यूएशन के अगर आपका एक्सपेंस हुआ है तो रिवैल्यूएशन तो डेबिट होगा ही डेबिट होगा। हाँ जी, डेबिट होगा। हमारे पॉकेट से, फर्म के पॉकेट से जो पे हुआ है वो हुआ है 5,000 रुपीज़। तो मैं बैंक से पे कर देता हूँ 5,000 रुपीज़, पर हमारा खर्चा कितने का था? हमारा खर्चा था 15,000 रुपए का। तो बाकी के 10,000 किसने पे किए? फिलहाल कुणाल ने पे किए, पर मैं उसे दे दूंगा। तो मैं कब दूंगा, कैसे दूंगा? तो मैं उसकी कैपिटल अकाउंट में इतना अमाउंट इंक्रीज कर देता हूँ, 10,000 रुपीज़। तो ये हमारी एंट्री हो गई एक्सपेंसेस से रिलेटेड। आई होप आपको सारे के सारे 10 ट्रांज़ैक्शन समझ में आए होंगे अच्छे से। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, डबल स्पीड पे देखना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि आने वाले जितने भी बड़े क्वेश्चंस हैं उसमें ऐसे ही पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे एडजस्टमेंट्स में। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।